नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो का विषय रहेगा वो रहेगा यूक्रेन। यूक्रेन पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि यूक्रेन से ऐसी कौन सी एक गलती हुई जिस गलती का वो अभी तक भी मतलब पश्चाताप नहीं कर पाया है। शुरुआत कर लेते हैं शुरू से। देखो, आज अगर अभी की बात करोगे तो अभी ने वर्तमान में रूस ने यूक्रेन की लगभग लगभग 19% जो जमीन है ना, उस पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है उस बात का विश्लेषण बाद में करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि 19% जो जमीन को रूस ने कब्जाया है, उसमें वर्ष 2014 में जो हत्या मतलब कब्जा की हुई जमीन थी वो भी है, और जो अभी 2022 में जो हम 2018 में भी कर दिया था और 2022 में जो कब्जाई है वो भी है। टोटल क्षेत्रफल का 19% आज रूस कब्जा चुका है। और किसके कारण? केवल अमेरिका की बात मानने के कारण। जेलेंस्की ने अमेरिका की एक बात मानी। आपको याद होगा या नहीं होगा तो मैं आपको एक बार और मेमोरी में डाल दूं। 30 मार्च 2022 की ये बात है। 30 मार्च 2022 में तुर्की ने इस्तांबुल में एक शांति समझौता का प्रस्ताव दिया था। किसको दिया था? रूस और यूक्रेन को। और इसकी जो पहले दौर की जो बैठक है वो भी हो गई थी। और एक महीने बाद इसकी जो लगभग लगभग अंतिम दौर की जो दोनों विदेश मंत्रियों को मिलाकर जो बैठक होने वाली थी वो भी लगभग लगभग पूरी कंप्लीट ही हो चुकी थी। ये बात है लगभग, ये मान के चलो 29 या 30 मई की, हाँ 30 मार्च के आसपास, 30 मार्च 2022 को मतलब फाइनल डील होनी थी और फाइनल में समझौते में हस्ताक्षर होने थे और रूस भी पीछे हट जाता और यूक्रेन भी बच जाता। उसमें ज़्यादातर कोई शर्तें थी नहीं। शर्त उसमें यह थी केवल कि आप कभी भी नाटो में शामिल नहीं होंगे और ना जिद करोगे, बस ये रूस की शर्त थी। लेकिन यूक्रेन में जेलेंस्की ने, आपको याद होगा उस समय में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ना, शायद वोरेन जॉनसन थे, शायद बोरेन जॉनसन्स, वो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए जो हथियार है ना वो यूरोप प्रोवाइड करेगा और अमेरिका प्रोवाइड करेगा। आप तो युद्ध लड़ो। जेलेंस्की का दिमाग देखो कैसे मोनोप्लेट हुआ। जेलेंस्की ने क्या सोचा कि जब इतने बड़े बड़े ताकतवर देश जो है वो मेरी साथ हैं तो मुझे क्यों नहीं लड़ना चाहिए। जबकि केवल रूस ने जो शांति प्रस्ताव इस्तांबुल में तुर्की ने दिया था उसमें रूस ने यही कहा था कि आप कभी भी नाटो में जाने की जिद नहीं करोगे। और उस समय तक किसी भी हिस्से पे ना तो रूस ने कब्जा करा था और ना ही ज़्यादा बमबारी करी थी, बस केवल उस ओर मूव करने लगी थी रूस की सेना। गलती किसने करी? यूक्रेन ने। गलती कहाँ करी? जब 30 मार्च में इनकी फाइनल मतलब टेबल पे केवल शांति समझौता हो ही गया था, उस पर हस्ताक्षर करने की बात थी, तो उसमें जो बोरेन जॉनसन थे, जो उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनको कहा किसने? अमेरिका ने, कि आप इससे बोलो कि ये डील ना करे और ये मतलब शांति समझौते पर हस्ताक्षर ना करे, हम इसे हथियार प्रोवाइड करेंगे और आप तो युद्ध लड़ो। एक गलती। और न देखो, जो यूरोप के देश हैं, यूरोप के देश ने तो कह के दिया था कि हम आपको जो भी पैसा दे रहे हैं ना वो लोन के रूप में दे रहे हैं, हम इस पैसे को वापस लेंगे आपसे। लेकिन अमेरिका ने जिस समय रूस यूक्रेन को पैसा दिया उस समय एड के माध्यम से दिया। एड क्या होती है? बेसिकली एक मदद कहलाई जाती है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार तुम्हारे घर की स्थिति सही नहीं चल रही, तो एक काम करो, तुम मेरे घर से 10 किलो गेहूँ ले जाओ। तो वो क्या है? एड है। कब अब मैं तुमसे, जब तुम्हारी और स्थिति खराब हो जाए उस समय बोल दूं कि भाई 20 रुपये किलो गेहूं का रेट चल रहा है और 10 किलो गेहूं मैंने तुझे दिए थे जब तू भूखा मर रहा था, अब एक काम कर 200 रुपये मुझे दे दे। तो अमेरिका ने ऐसा ही किया। अमेरिका ने क्या किया? जिस समय यूक्रेन की मदद करी, उसे हथियार दिए, उसे लड़ने के लिए आगे किया। भाई इतना तो आप भी जानते हो कि यूक्रेन में इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि वो रूस के आगे लड़ सके। अभी मैं गारंटी पे भी आऊँगा। ये जो 28 मांग है, सूत्रें मांग रखी गई है, इस पर बोल रहे हैं कि हमारी गारंटी है, हम नहीं करने देंगे। ये गारंटी वर्ष 2014 में भी ली गई थी, जब वर्ष 2014 में G8 से हटा करके रूस को बाहर करके G7 किया गया था, तो उस समय भी ये गारंटी रखी गई थी कि हम बैठे हैं, तेरे पे कभी भी रूस हमला नहीं करेगा। उससे पहले जब यूएसएसआर बना था 1991 में, 1991 में, जिस समय इनके जो परमाणु बम थे ना यूक्रेन के, वे जब नष्ट कराए गए थे, तो जब सरेंडर कराए गए थे उस समय भी इन्हें बहुत लोगों ने कहा था कि आप अपने जो हथियार है ना वो मत रखो, या मतलब मत सरेंडर करो, एक तो रख लो कम से कम अपने आप।
तो उनने उस समय भी क्या बोला था कि नहीं नहीं, अमेरिका ने भी क्या बोला था कि हमारी गारंटी है, और अमेरिका ने क्या बोला हमारी गारंटी है, और किसने, यूरोप ने क्या बोला हमारी गारंटी, यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला हमारी गारंटी है। और गारंटी अब कहाँ चली गई भाई, अभी भी तो गारंटी वो उतनी लिए बैठे ना, और यूक्रेन का 19% हिस्सा चला गया। उस समय अगर इसके पास एक परमाणु बम भी होता ना, तो आज रूस इस पर हमला नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि रूस को इस बात का इल्म रहता कि अगर इसके ऊपर कुछ भी हुआ तो ये अपने आप के लिए कुछ भी कर देगा। समझो बात को। या मतलब मैं आपको पाकिस्तान के साथ उदाहरण देकर समझाता हूँ। देखो क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें अभी पाकिस्तान पे हमने अटैक किया था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो हमें क्यों नहीं ले लेना चाहिए था। देखो बात समझो, जिस समय 1971 की बात है, उस समय पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश नहीं था। और जब किसी देश पे आप हमले करते हो या किसी देश के साथ आप युद्ध में होते हो, तो बहुत मैटर रहता है कि आपके साथ में कौन देश है, किस हद तक है। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पता चले आपके साथ में जो देश है ना, जैसे अभी यूक्रेन के साथ में रूस का तनाव चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है, और भारत से बोला गया कि आप कोई एक पक्ष चुन लो, चाहे तो आप यूक्रेन की तरफ हो जाओ, चाहे तो आप रूस की तरफ हो जाओ। तो भारत ने क्या कहा, हम तो शांति की तरफ हैं, हम तो पीस की तरफ हैं, हम चाहते ही नहीं है कि किसी के साथ में झगड़ा हो। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत का पाकिस्तान के साथ में, तो जब रूस से ये चीज़ पूछी गई कि आप भारत की तरफ हो या पाकिस्तान की तरफ हो, या आप इन दोनों के बीच में क्या अपनी बात रखना चाहते हो, तो रूस की तरफ से बयान जो आया वो बेहद चौंकाने वाला था। रूस ने क्या किया कि भैया हम तो शांति की तरफ हैं, क्योंकि इसे बोलते हैं जैसे को तैसा। भाई आप उस समय की बात कर रहे हो, उस समय पे हमारी यूएसएसआर मतलब अमेरिका ने, जब उस समय जो वहाँ पे अमेरिका के रिचर्ड डिक्सन, जब हमारा युद्ध हुआ, बांग्लादेश हमने अलग कराया, बांग्लादेश अलग कराया पाकिस्तान से, उस समय रिचर्ड डिक्सन अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और रिचर्ड डिक्सन ने कहा था, अमेरिका से चिट्ठी भेजी थी, उस समय चिट्ठी चलती थी कि अगर आपका पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ तो मैं सामने आऊँगा, ध्यान रखना। और वो इंदिरा गांधी को चिट्ठी मिली थी, तो इंदिरा गांधी ने जो मानेक साथ हैं हमारे फील्ड मार्शल, उनसे कहा कि भाई इसका जवाब मैं 14 दिन में दूंगी। तो मानेक शाह ने बोला कि 14 दिन तो बहुत है मेरे लिए, 14 दिन में तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। और जब अपना 7वां बेड़ा किसने, अमेरिका ने और यूरोप के देशों ने भेज दिया था कि आप भारत पे हमला करो, तो उस समय पे बिल्कुल स्पष्ट लफ्जों में लिखा था, इंदिरा गांधी टीटी करके आई थी कि अगर भारत के ऊपर कोई देश हमला कर देता है तो आपको हमारे साथ आना है, कोई किंतु परंतु नहीं। सब कोई मतलब हाँ देखेंगे करेंगे कुछ बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको आना है, मतलब आना है। तो इस कंडीशन में, और दोनों परमाणु संपन्न देश थे। भाई आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब भी कहीं की कोई ये दोनों देश आमने सामने आ जाए ना, अमेरिका और रूस, तो समझ लो युद्ध नहीं होना। युद्ध नहीं होना, क्यों नहीं होना? क्योंकि भाई दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, दोनों एक से एक बड़े बल्लम हैं। ये खुद नहीं लड़ते, ये दूसरे को लड़ाते हैं। भारत ने जब बांग्लादेश को आज़ाद किया पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान था उस समय पे ये, तो इस सैनिक मानेसा जो हमारे फील्ड मार्शल थे, उनका तो रोल था ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल था हमारे रूस का। रूस से हमारी ट्रीटी थी, इस बार हमारी कोई ट्रीटी नहीं थी। दूसरी बात कि पाकिस्तान उस समय परमाणु संपन्न नहीं था, आज परमाणु संपन्न है। भाई हम बताओ, आज में और उस समय में बहुत फर्क है। आज पाकिस्तान के साथ में और भी 50 मुस्लिम जो OIC, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉरपोरेशन इंडिया, यानी कि जो OIC, ये सब के सब इसके साथ में है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपके साथ में कौन देश और किस हद तक है। आप बताओ ना, बांग्लादेश की में आज तख्ता पलट हो गया, किसकी? भारत विरोधी सरकार है। म्यांमार में कोई लीडर ही नहीं है, श्रीलंका में कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं है, चाइना कभी तुम्हें चाहेगा नहीं सपोर्ट करना। आपने देखा ना पाक जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें चाइना के और तुर्की के ड्रोन पाए गए। भाई तुर्की तो खुल के सामने आ गया, तुर्की ने अपने ड्रोन भेज दिए, तुर्की ने अपने नेवी भेज दी। भारत के साथ में कहने के लिए, बातों की जमा खर्ची करने के लिए तो बहुत है कि नहीं नहीं हम तो ये कर देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, उड़ देंगे।
लेकिन जिस समय फील्ड में आते हो ना आप, जिस समय आप कोई एक रॉकेट ही लॉन्च करते हो कि मिसाइल लॉन्च करते हो, तो भाई वो मिसाइल जब लॉन्च होती है तो ऐसा नहीं है कि 500 रुपये लगे फेंक दे मार दे, ऐसा नहीं। एक मिसाइल को लॉन्च करने में, या जब अगर कोई देश आपस में युद्ध में होता है, तो एक दिन का युद्ध का खर्चा 10 से 12 हज़ार करोड़ का होता है। अगर एक दिन युद्ध लड़ा है किसी देश ने तो 12 हज़ार करोड़ उसके गए, क्योंकि जिस समय युद्ध लड़ेंगे फाइटर जेट भी उड़ेंगे, नेवी भी तुम्हारी एक्टिव रहेगी, सेना भी एक्टिव रहेगी, पूरी सुचारू रूप से जो काम होने वे भी नहीं होंगे, फ्लाइटें जो तुम्हारी दूसरे देशों में जा रही हैं वो भी रुक जाएंगी या तो डाइवर्ट हो जाएंगी। तो भाई युद्ध कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जब युद्ध होता है तो आज तुम देख लो सीरिया, लेबनान, इन देशों की क्या स्थिति हो रही है, मतलब खत्म हो जाते हैं। आज तुम्हारे जीता जागता उदाहरण देख लो तुम, यूक्रेन को। यूक्रेन में कितने लोग मारे गए, हजारों लोग, लाखों लोग तो मारे गए, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, और उसके बाद में भी उन्हें आकर के समझौता ही करना पड़ा। मतलब तुम्हारे लिए जहाँ तुम बर्बाद हो रहे हो, पिट रहे हो, और तुम्हारे लिए कोई है ही नहीं। बात समझो, एक गलती हुई थी यूक्रेन से, अगर वो मान लेता, इस्तांबुल में जो कि तुर्की की राजधानी है, उन्होंने शांति प्रस्ताव दिया था 29-30 मार्च 2022 में कि आप इस पर हस्ताक्षर कर लो, और रूस की केवल एक ही शर्त थी कि आप भविष्य में कभी भी नाटो में शामिल नहीं होंगे। और ये क्यों लड़ाना चाहते हैं, मैं उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। रूस कोई यूक्रेन से इतना कुछ नहीं चाहता था कि आप, मतलब रूस को अल्टीमेटली यूक्रेन से कोई खतरा नहीं है, ना यूक्रेन को रूस खतरा मानता, क्योंकि रूस भी ये जानता है कि मैं जिस दिन पिक्चर खत्म करनी चाहूँगा यूक्रेन की, उस दिन पिक्चर खत्म कर दूंगा। और ये केवल सबके सब दूसरे जो देश हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, यूरोप है, ये हल्ला मचाएंगे खड़े होकर, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अमेरिका जो आज तक कुछ नहीं कर पाया, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये मान लो। भाई ये यूरोप के देश हैं, ये क्यों चाहते हैं कि रूस के साथ में यूक्रेन लड़ता रहे, पता है क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन रूस की तरफ हो जाता है तो अगला, मतलब इनको जो चिंता है ना, इन्हें चिंता अपनी है, ये किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं है, इन्हें किसी की कोई चिंता नहीं है कि यूक्रेन मर रहा है, यूक्रेन नहीं मर रहा। इन्हें इस बात की चिंता है कि अगर यूक्रेन को हमने इसके साथ में नहीं लड़ाया तो अब पोलैंड, हंगरी, लिथुआनिया, ये जितने भी यूरोप के देश हैं ना, ये पूरे के पूरे रूस से सट जाएंगे, और ये पूरी की पूरी नाटो कंट्री हैं, तो नाटो का बॉर्डर डायरेक्ट रूस से आ जाएगा। और इसीलिए इसके बीच में बफर जोन के रूप में प्रोवाइड करता है यूक्रेन। भाई ये यूक्रेन क्या है, रूस का और यूरोप का, या नाटो के देश मान लो आप, रूस का और नाटो के देश का जो बीच का बफर जोन है ना, जैसे ये रूस हो गया, ये नाटो हो गया, इनके बीच में जो बफर जोन है वो यूक्रेन प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए यूरोप के देश ऐसे सहयोग कर रहे कि मार मार, मैं बैठा हूँ, मैं ले जा ले जा ले जा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई साथ दे देगा, कोई भी साथ नहीं देगा, ना कोई संभाल पाएगा। अभी जर्मनी की जो मतलब इंटेलिजेंस है ना, जर्मनी जो यूरोप का सबसे ताकतवर देश है, उसी की इंटेलिजेंस ने एक चीज़ बोली है कि बहुत जल्द ही वर्ष 2030 में जो रूस है ना, वो नाटो के ऊपर हमला कर सकता है। और अगर जर्मनी, जो कि आप जानो कि जर्मनी में तुम्हारे कौन कौन हुए, डेंजर आदमी हुए जर्मनी में, जर्मनी का ही था वो, जिसकी आज आप बोलते हो कि हिटलर है, क्या हिटलर जर्मनी में ही था। और जर्मनी जो विदेश मंत्रालय ने बाकायदा विज्ञप्ति जारी करी है, बोला है कि हमें ऐसी आशंकाएं हैं, और जो जर्मनी की इंटेलिजेंस बताती है कि वर्ष 2030 में रूस जो है वो नाटो के ऊपर हमला कर देगा। तो इन्हें चिंता यूक्रेन की नहीं है, तू मर रहा तो मरो जा, इन्हें चिंता तो अपनी है, ये कोई किसी के नहीं है, छिले कबूतर। मतलब जनरली छिले कबूतर मैं यूरोप के देशों को और अमेरिका के देशों को बोलता हूँ। जितना अभी रूस ने जो 28 सूत्रीय मांग दी है ना यूक्रेन को, इसमें आप अगर एनालिसिस करोगे ना, तो ज़्यादातर जो पक्ष है ना वे रूस के ही है, जैसा रूस चाहता था वैसा ही हो रहा है। ये जो कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो आज भी है। रूस ने अपनी शर्तें मनवाने के लिए मजबूर कर दिया, और आज उसे मानना पड़ रहा है। यूक्रेन के टुकड़े होके रहेंगे, और यूक्रेन पर कर्जा हो गया, यूक्रेन के जो रियल मटेरियल है वो आधे अमेरिका के हो गए, और उसके बाद में भी जो जितना हरियाली खुशहाली पहले थी उतनी भी नहीं बची। कारण है किसी दूसरे की बात सुनना।
ट्रंप ने तो दिया है प्रस्ताव, और प्रस्ताव दे के मनवा लिया है कि भाई इसे मान ले, नहीं मानेगा तो मैं अपने तुझे इंटेलिजेंसी प्रोवाइड नहीं करूंगा। इंटेलिजेंसी प्रोवाइड नहीं करूंगा तो यूक्रेन अंधा हो जाएगा, अंधा, उसे कुछ नहीं दिख पाएगा कि रूस की कहाँ पे तेल की रिफाइनरी है, कहाँ क्या है। तो इसलिए उसे मजबूर कर दिया गया है, यूक्रेन को घुटनों पे ला दिया गया है। और पुतिन ने क्या बोला, अभी आपने देखा होगा जब गाजा में शांति का प्रस्ताव रखा था ना डोनाल्ड ट्रंप ने, तो सबसे पहले अगर फोन लगाने वाले थे तो वो तुम्हारे कौन थे, पुतिन। पुतिन ने फोन लगा के उनको चढ़ाया, अरे तुम मतलब शांति दूत हो और तुम्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट नहीं किया तो क्या हो गया, लेकिन आप अगर होते तो युद्ध ही नहीं होता है शुरू। और डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए, बोले आदमी तो सही है, पुतिन आदमी सही है, एक नंबर बात बोल रही है, और मैं तो बहुत युद्ध रुकवाए, आदमी बहुत बढ़िया भाई। तो उनने क्या बोला ट्रंप ने, अपने जो विदेश मंत्री हैं उनसे और रूस के विदेश मंत्री से बोले, एक काम करो, जैसा हमने गाजा में किया है वैसे ही हम एक सूत्रीय मांग जो है यहाँ रख देते हैं और फिर उस पर कर लेते हैं बात। और जो बात हुई वो बात पूरी की पूरी रूस की मानी गई। एक दो है कि हम तुम्हारी गारंटी लेंगे, मतलब अगर तुम ये देखो ना कि यूक्रेन में रूस की शर्तों में ज़्यादा क्या है, तो यूक्रेन को जो अमेरिका की ओर और यूरोप की ओर से दिए जाने वाली सबसे पॉपुलर और सबसे मजबूत चीज़ है वो है गारंटी। मतलब यूक्रेन को सरेंडर करा दिया गया लूट पिट के, और यूक्रेन को मिला क्या, गारंटी। वही गारंटी जो 1991 में यूएसएसआर बनने के समय पे दी गई थी, वही गारंटी जो अपने पूरे परमाणु बम सरेंडर करने के समय पे दी गई थी, वही गारंटी जो वर्ष 2014 में जब रूस ने इनका हिस्सा कब्जा लिया था हमला करके दी गई थी, वही गारंटी जो वर्ष 2018 में इनको दी गई थी, और फिर से दे दी गई है गारंटी कि हम तुम्हारी गारंटी है, हम बैठे हैं। भाई तुम बैठे ही तो हो, हर बार तो तुम बैठे हो, तुम्हें मिला क्या, गारंटी। वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता मिलॉर्ड, मिलती है तो सिर्फ तारीख। ऐसे ही मिलती है गारंटी पे गारंटी, गारंटी पे गारंटी, गारंटी पे गारंटी, लेकिन होता कुछ नहीं, वो पूरी गारंटी धरी रह जाती है। रूस की जब मर्जी आती है वो जब तोड़ता है, जब हिस्सा कब्जा लेता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे यूक्रेन की गलती क्या रही और क्या हो सकता था, क्या हो गया। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्कशन पर लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।